हेलो प्यारे बच्चों, माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो 27 बोर्ड पेपर, टाइम बहुत कम है, तो फटाफट बेटा मैं आपको कोऑर्डिनेशन का एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहली बात तो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्यों रखते हैं? बिकॉज दे हैव द vacant d orbital in which they can accept the lone pair of electron from ligand। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, मेटल और लिगेंड। लिगेंड का काम है लोन पेयर देना और मेटल का काम है लोन पेयर लेना। ये लोन पेयर दे रहे हैं, ये डोनर है, ये ले रहे हैं, ये एक्सेप्टर है। जो लोन पेयर देता है उसको लुईस बेस कहते हैं, जो लेता है उसको लुईस एसिड कहते हैं, यानी मेटल हमारा लुईस एसिड है। देखो बेटा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लुईस बेस जो होता है, लिगेंड जो होता है लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें मेटल और लिगेंड चाहिए। लेकिन उसके पहले छोटी सी बात करते हैं, एडिशन कंपाउंड, या हम लोग कहते हैं एडिशन कंपाउंड, दो या दो से अधिक सॉल्ट सोल्यूशन को आपस में मिक्स करिए, उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। ये दो तरह का होता है, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं एक्वस मीडियम में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं। डबल सॉल्ट के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड वाटर के अंदर आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, मेटल और लिगेंड। लिगेंड लोन पेयर देता है, मेटल उसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसीलिए इसके कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलिए आप देखते हैं बेटा, हमेशा जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स को जो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स को बेटा हम एक ब्रैकेट में दिखाते हैं, और उस ब्रैकेट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? उस ब्रैकेट को बेटा बेसिकली हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दैट ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स को लिखने में हमेशा आप एक ब्रैकेट दिखाते हो, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या नॉन आयोनाइजिंग स्फीयर। इसके अंदर दो चीजें होते हैं, मेटल और लिगेंड, और साथ में उसका नंबर। इस नंबर को बोलते हैं बेटा हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर की भी डेफिनेशन पूछी जाती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम लोग कहते हैं कि किसी भी मेटल को टोटल सराउंडिंग जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर जो मेटल को सराउंड कर रहे हो, या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो मेटल को सराउंड कर रहे हो, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये नहीं लिख सकते टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, ये सिर्फ यूनिडेंटेड के लिए सही है, क्योंकि अगर एक बाइडेंटेड है तो उसके सराउंडिंग दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये लिगेंड, ये मेटल, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, और कंटेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। और ज्योमेट्री मेटल और लिगेंड की जो होती है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। फिर हम लोग कहते हैं अगर सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं, तो बेटा सारे लिगेंड अगर हमारे सेम टाइप के हैं तो उसको बोलते हैं बेटा होमोलेप्टिक, और अगर हमारे लिगेंड जो है अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, ये सारी चीजें बोली जाती हैं बेटा। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल के ऊपर जो चार्ज आता है उस चार्ज को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके देखिए बेटा जो लिगेंड होता है ना, लिगेंड का क्लासिफिकेशन, बेटा अगर लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कैटायनिक, नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, और कोई चार्ज नहीं है तो उसको न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। फिर डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। अगर आप एक लोन पेयर दे रहे हैं तो यूनिडेंटेड, दो देते हैं तो बाई, और तीन दिया तो ट्राई, चार दिया तो टेट्रा। देखिए बाइडेंटेड में आपको ज्यादा मत याद रखिएगा, एक ऑक्सलेट को याद रखिएगा, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और इथाइलिन डाइएमीन को याद रखिएगा, ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ग्लाइसिनेट को याद रखिएगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ये। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है बेटा, जैसे हम लोग लिखते हैं डाइइन,
डाई इन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है डाई इन, मैंने कहीं लिख दिया डाई इन, तो डाई इन का मतलब क्या होता है? डाई इन का मतलब आप सोचिए डाई इथाइलिन डाई एमीन, नहीं बेटा गलत। डाई इन मतलब ऐसे सोचते हैं इथाइलिन डाई एमीन बाइडेंटेड है और डाई लगाते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, टेट्राडेंटेड हो जाएगा। नहीं, डाई इन का मतलब होता है बेटा, ये देखिए डाई इन का मतलब डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, ये ट्राई पे फोकस करिएगा, कितना अमीन दे रहा है? 3 दे रहा है, इसीलिए ट्राइडेंटेड है। उसी तरह देखिए बेटा ट्राइडेंटेड में एग्जांपल हो गया, ठीक है, ट्राइडेंटेड मतलब 3 लोन पेयर दे रहा है। हेक्साडेंटेड में ईडीटीए, ईडीटीए के ऊपर अगर माइनस फोर्स होता है तो वो हेक्साडेंटेड होता है, ईडीटीए पे अगर -3 चार्ज है तो वो आपका जो होता है पेंटाडेंटेड होता है। फिर आता है एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड के एग्जांपल याद रखिएगा। एम्बीडेंटेड मतलब देने वाले एटम 2 हो, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सिर्फ एक अपना लोन पेयर देता है। जैसे CN में C कार्बन के थ्रू गया तो साइनाइडो, N के थ्रू गया तो आइसोसाइनाइडो, O के थ्रू गया तो साइनेटो, N के थ्रू गया तो आइसोसाइनेटो, S के थ्रू गया तो थायोसाइनेटो। ये बेटा एम्बीडेंटेड के एग्जांपल हैं। फ्लैक्सीडेंटेड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या करते रहे, चेंज करते रहे, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। फिर आता है बेटा चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? जब कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड किसी मेटल से जाके जुड़ता है तो जुड़ने के बाद वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चिलेट, और रिंग फॉर्मेशन को बोलते हैं चिलेशन, और लिगेंड को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड। ये तो छोटी छोटी बातें बेटा, डेफिनेशन है, इसको अपने दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सीधे आते हैं बेटा हम लोग IUPAC नेम पे। जब देखो बेटा IUPAC नेम में एक छोटी सी बात बस ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। IUPAC नेम में क्या याद रखना है बेटा? जैसे देखो हमारे पास ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में 2 लोग होते हैं, एक होता है मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। मेटल माने हो गया राजा, लिगेंड मतलब हो गई उसकी प्रजा। हम जब भी जाएंगे तो सबसे पहले हमारी मुलाकात प्रजा से होती है, तो पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे और लिगेंड का नाम लिखने के बाद ही जो है आप किसका नाम लिखते हो? मेटल का। और मेटल के नाम के साथ हमेशा लिखा जाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के नाम के लास्ट में हमेशा हम लोग लगाते हैं 8। ये ध्यान रखिएगा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है बेटा, एक नॉमेनक्लेचर आपसे जरूर पूछा जाएगा। और अगर कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए भी बेटा कोई स्पेशल नहीं है, न्यूट्रल के अंदर 2 ही चीज होते हैं। न्यूट्रल के अंदर हमारे क्या होंगे? 2 ही चीज होंगे। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल है यहां पे मैं बता दे रहा हूं, हो सकता है अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो यही वाला एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे सकता है। लिगेंड फिर मेटल फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, यही होता है। जैसे मान लीजिए Hg है, मरकरी है, ठीक है ना, मरकरी का आप यहां फर्स्ट या सेकंड लिखते हो। अगर मान लो इसको फर्स्ट मान के चलते हो तो 1 हो गया, इसका x हो गया, ये -1 × 4 हो गया, x की वैल्यू आ गई यहां पर +3। सबसे पहले देखो बेटा किसी भी ब्रैकेट को 2 भाग में तोड़ा करो, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। ये केटायन हुआ और ये हुआ एनायन, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है। तो सबसे पहले याद रखो C और फिर A, पहले C का नाम लिखना, तो कौन हो गया? मरकरी हो गया। मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने प्लस लिख दिया। फिर टेट्राथायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड, मैंने 8 लगाया क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए PTNS3Cl NO2, एक से ज्यादा जब लिगेंड होते हैं तो बेटा वहां पे हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्रो एंड प्लेटिनम समथिंग हो गया। यहां पे देखिए पोटेशियम है, ट्राई ऑक्सलेटो है, क्रोमेट थर्ड है। तो बेटा इस तरह से नाम वहां पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो देखो बेटा IUPAC में पहले लिगेंड फिर मेटल फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एनायनिक है तो उसके नाम के लास्ट में हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। चलिए फिर आता है बेटा, इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं, कुछ पॉइंट्स उठाते हैं, ठीक है, वर्नस थ्योरी पे। देखो वर्नस ने क्या कहा था? वर्नस ने कहा था मेटल के अंदर 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। याद रखना प्राइमरी वैलेंसी हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉर्मली हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूअस लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है बेटा हमेशा आपसे यही कहता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बनाने को दे दिया, आपसे कहे
हैं बेटा कि कोई कॉम्प्लेक्स बनाइए, सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसे दे दिया, कहा ये कॉम्प्लेक्स बनाइए, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाए, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो हमारा प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम के दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। प्लैटिनम में दो तरह का ऑक्सीडेशन होता है, एक होता है Pt+2 और एक होता है Pt+4। Pt+2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने आपको दे दिया Pt6NH3NCl4। तो भैया देखो, जब इसको बनाओगे तो हमेशा याद रखिएगा, यहां पर x = +4 है, यानी प्लैटिनम +4 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 6 लेने के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रल लिगेंड को लेंगे, तो PtNH3 6 और ये हो गया Cl4। तो बेटा अब देखो, जब इसको तोड़ोगे तो तोड़ने पे 4 क्लोराइड आयन और एक आयन, ये तो टोटल कितने आयन बनेंगे 5, और इसके अंदर अगर आप AgNO3 डालते हो तो 4 मोल बनेगा AgCl। बस बेटा यही क्वेश्चन आपके वर्नस थ्योरी से पूछा जाता है। वर्नस थ्योरी के बाद आता है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं बेटा ध्यान में रखनी है, इसको सुन लीजिए। जैसे पहले देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका 100% बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहते हैं कि लिगेंड जो है वो लोन पेयर दे रहा है, मेटल उसके लोन पेयर को क्या कर रहा है, ले रहा है। अब दोनों ऑर्बिटल के बीच, एक फिल्ड ऑर्बिटल एक वैकेंट ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच आपस में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। और ओवरलैपिंग से हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है, एक sp3d2 और दूसरा d2sp3। अगर d पहले आता है तो उसको बोलते हैं इनर, अगर d बाद में आता है तो उसको बोलते हैं हम आउटर। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसको बोलते हैं लो स्पिन, और वीक फील्ड लिगेंड है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू is equal to √n+2, ठीक है ना। n is the number of unpaired electron, ठीक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। जैसे देखिए बेटा, एक मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे मान लीजिए आपको दिया हुआ है COF6-3। आप जानते हैं x = +3 है, कोबाल्ट जो होता है 27 होता है, 3d7 4s2 होता है, 3 निकाल लिए तो कोबाल्ट +3 मतलब ये हो गया 3d6। 3d6 के साथ वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है बेटा तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो होता है वो पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है। इसके आगे S हो गया, इसके आगे P हो गया, फिर इसके आगे क्या हो गया, D हो गया। हम 1 2 3 4 5 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बना दिए। इसका एक ट्रिक मैंने आपको बता रखा था पूरे इसके, कि अगर D1 D2 D3 इनके साथ कोई भी रहे, हमेशा D2sp3 होता है। अगर D8 D9 और D10 इनके साथ कोई भी रहे, यह हमेशा sp3d2 होता है। जो बीच वाले हैं D4 D5 D6 और D7, इनके साथ बेटा अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2 होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो d2sp3 होता है। और ये बेटा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डाया है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पैरा है। इसी के बेसिस पे बेटा आपके सारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सब हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिर आता है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बोला गया कि मेटल और लिगेंड जो होते हैं इनके बीच जो होता है वो आयनिक नेचर होता है। मेटल एक पॉइंट चार्ज की तरह, लिगेंड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। फिर लिगेंड मेटल के ऊपर अटैक करता है, जब अटैक करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो सब एनर्जी लेवल में टूट जाता है, एक लोअर एनर्जी एक हायर एनर्जी, ठीक है ना। और ये लोअर और हायर कैसे होता है तो इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग होती है तो लिगेंड का जो अप्रोच होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। तो जितने एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ रिपल्सन ज्यादा होता है। जब उनके साथ रिपल्सन ज्यादा होगा, उनके साथ रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा एक्सियल,
तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जैसे dx² माइनस y² और dz²। और दूसरे जो नॉन एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल के साथ हमारा होता है dxy, dyz और dzx। तो ये नॉन एक्सियल है और ये एक्सियल है। बीच में सेंटर को बोलते हैं बैरी सेंटर। हम लोग जानते हैं बेटा यहां से ऊपर जाना है -6 डेल्टा 0 पॉइंट, और इससे नीचे आना है तो +0.4 डेल्टा 0। एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है। बेटा अगर ऐसे दिया डेल्टा 0 इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और डेल्टा 0 की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो ये क्या है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो बेटा ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमको पता चला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने से कैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, वीक फील्ड लिगेंड के आने से कैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। ये बेटा देखिए, ये आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर याद रखिएगा। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बेटा, ये आपको याद रखना है। याद करने का तरीका मैंने बताया था, आई बाहर, सचिन क्लास से फरार, ओ आज पानी नहीं आया, इडियट, अमोनिया इन चाइना, कोलंबो और नेपाल, NO2। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखिएगा, इससे ये पता चलेगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां पर देखिए d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है। ये T2g लोअर एनर्जी, Eg जो होता है वो हायर एनर्जी होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। ठीक है। फिर यहां देखिए बेटा कलर कॉम्प्लेक्स, कलर का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो बेटा कलर इसलिए शो करते हैं ड्यू टू dd ट्रांजिशन। बेटा एक d और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे से एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर ऊपर से जब वो नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। अब जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होती है उसी कलर का वो हमें क्या होता है, दिखाई देता है। बेटा यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटा, याद रखना ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे कह रहा है वैलेंस बॉन्ड से NiCN4 स्क्वायर प्लेनर बनाता है। ये देखो बेटा, ये जो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है और इसके अंदर sp3 होता है। इसके पास जो है अनपेयर्ड होता है, इसके पास पेयर्ड होता है। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड की पेयरिंग करा देगा, और यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड की पेयरिंग नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। पहला NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि Cl वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी पेयरिंग करा देता है। ये क्वेश्चन FeS2 स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, क्योंकि H2 वीक फील्ड लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CONS3 इनर ऑर्बिटल, क्योंकि NS3 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा तो D2sp3 बनाएगा, और ये बनाएगा तो sp3d2 बनाएगा। तो जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। Pt है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। बेटा ये क्वेश्चन 100% आना ही आना, मैं अभी लिख के दे दे रहा हूं। NiCl4 -2 NiCN4 -2 NiCO4 आए ना बेटा, हो नहीं सकता। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका जो है dsp2, इसका जो है sp3। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मेटल कार्बोनिक नॉर्डिंग अभी आपको मैं बताता हूं। इसमें एक बात याद रखिएगा, विटामिन B12, ठीक है ना, B12 कोबाल्ट पाया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये ज्यादा पूछता। अब मैं आपको आइसोमेरिज्म में ले चलता हूं, फटाफट देखिए बेटा। दो जगह से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांस है, एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और दूसरा आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म में बेटा यहां दो चीजें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको फटाफट आइसोमेरिज्म भी बता देता हूं। आइसोमेरिज्म में बेटा देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा है आपका स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में आता है बेटा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब पहले ध्यान से पहचान समझिए। मैंने बताया था अगर मान लीजिए लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है अंदर और बाहर, तो जो लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स में अंदर होगा अगले वाले कॉन्सेप्ट में कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कहां होगा, बाहर। यानी अंदर वाला बाहर चला जाए और बाहर वाला अंदर आ जाए, उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, उसी को नाम देते हैं बेटा हम लोग आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, उसको बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन। फिर आता है बेटा हाइड्रेट। हाइड्रेट की पहचान बहुत ही आसान, पोलर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब वाटर, वाटर का बेटा वहां पे एक्सचेंज होगा। वाटर अंदर, अंदर से कहां जाएगा बेटा, वो बाहर जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का अंदर बाहर एक्सचेंज होता है बेटा, तो वो होता है हाइड्रेट। लिंकेज की पहचान और भी आसान होती है, जहां पे एम्बिडेंटेड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेटा वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया बेटा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा देखिएगा बेटा, ये हाँ अभी आ रहा है, थोड़ा सा लेट से आ रहा है इसको। हाँ लिंकेज
वाला जो होता है बेटा और भी आसान होता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन में हम लोग कहते हैं बेटा कि दो कॉम्प्लेक्स जहां दो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दें वहां समझ जाएगा आपका जो है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, देखो यहीं से मैं पकड़ रहा था। देखिए लिंकेज की पहचान बड़ी ही आसान, यहां पर क्या दिखेगा, एम्बीडेंटेड ग्रुप। लिंकेड माने एम्बीडेंटेड ग्रुप। कोऑर्डिनेशन मतलब जहां दो ब्रैकेट दिखाई दे, यहां पर मेटल और लिगेंड का क्या हो, एक्सचेंज। आयोनाइजेशन मतलब दे डिफर इन आयोनाइजिंग ग्रुप, दे डिफर इन आयोनाइजिंग ग्रुप। और सॉल्वेंट का मतलब हो गया बेटा, सॉल्वेंट का मतलब सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि सॉल्वेंट का मतलब हाइड्रेट पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया। अब जैसे आपसे कह रहा है एविडेंस द CONH3 Cl SO4 और यहां पर Cl आयोनाइजेशन है। अगर मान लीजिए आप इसके अंदर AgNO3 सोल्यूशन डालते हैं तो ये AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है ना। यहां पर अगर बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो ये बेरियम सल्फेट बना देगा। तो यहां पर देखिए Cl अंदर था, अगले में Cl कहां चला गया, बाहर चला गया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा फटाफट मैं आपको जरा ज्योमेट्रिकल के बारे में बता दूं। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमेशा याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है बेटा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऑप्टिकल नहीं होता है, सॉरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो होता है ज्योमेट्रिकल नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर आपकी ज्योमेट्री चेंज होनी चाहिए, एंगल चेंज करने पर पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, या पोजीशन चेंज करने पर एंगल हमारा क्या हो जाए, चेंज। ये याद रखिए, पोजीशन हमने चेंज किया और एंगल क्या हो जाए, चेंज। तो बेटा ऐसा इसमें नहीं होता है। टेट्राहेड्रल के अंदर सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 109 डिग्री 28 मिनट में होते हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है, याद कर लीजिएगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब यहां पर देखो बेटा ज्योमेट्रिकल की बात अगर हम कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल में हम लोग कहते हैं बेटा Ma2B2, ये सुनिए मैंने लिखा रखा है Ma2B2, ये शो करता है 2, Ma2BC ये शो करता है 2, MABCD इसके बनते हैं 3। अब यहां पे देखिए सिस इन दोनों के बीच 90 डिग्री है तो ये सिस हो गया, यहां पे 180 है तो ये ट्रांस हो गया। इसी तरह बेटा जैसे PTNH3Cl2 है तो बेटा मान लो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यहां दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो सिस हुआ, 180 है तो अपोजिट है तो ट्रांस हो गया। फिर देखो बेटा एक जो ये वाला एग्जांपल है, चाहे कोई आए ना आए बेटा मैं बता दे रहा हूं, कुछ याद रखना मत रखना, इसको याद रखना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर तीनों जो हैं तीनों बाइडेंटेड लिगेंड हो गए तो इसका जो मिरर इमेज होगा बेटा वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेगा। ऑप्टिकल के लिए यही कहा जाता है कि मिरर इमेज सुपर इंपोज ना करे, काटने पे दो बराबर भागों में डिवाइड ना हो। बेटा 100% कुछ याद रहे ना, ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। ये वाला एग्जांपल जो है तीनों बाई सिमेट्री है, बाइडेंटेड है, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। टू सिमेट्रिकल बाइडेंटेड जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और एक एग्जांपल ये देखिए बेटा, जैसे ये एग्जांपल हमेशा 100% दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये जरूर आएगा, PTEN2Cl2, ठीक है ना। ये बेटा ज्योमेट्रिकल भी शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। जैसे यहां पर देखिए ये सिस है, इस सिस वाले का ये मिरर इमेज बना, इस सिस वाले का जो मिरर इमेज है एक दूसरे के ऊपर रखने पर सुपर इंपोज नहीं कर रहा, मतलब ये ऑप्टिकल भी शो करेगा। और इसी को अगर आप लोग ऐसे बना देंगे, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे और यहां पर इथाइलिन डाइमीन, यहां पर इथाइलिन डाइमीन, तो ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल हो गया और वो उसका क्या हो गया, ऑप्टिकल हो गया। तो बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में ज्यादा नहीं, आपको ये दो एग्जांपल याद रखिएगा। Ma3B3 में देखिए ये सिस था वो नीचे ट्रांस था। Ma3B3 में बनता है बेटा फेसियल और मेरिडियोनल। ये फेसियल और मेरिडियोनल भी बेटा आपके खूब पूछे जाते हैं, ये एग्जांपल एकदम 100% याद रखिएगा बेटा, इतने में आपका बेटा आइसोमेरिज्म में काम चल जाएगा। तो देखिए बेटा ये आपका जो था ये आइसोमेरिज्म जो है फटाफट रिवीजन करने के लिए आपको मैंने बता दिया। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या इसमें पूछेगा, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं बेटा। कोऑर्डिनेशन में सुन लीजिए, कोऑर्डिनेशन में एक क्वेश्चन आपका नोमेनक्लेचर से आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आएगा, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म से आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत ही आसान है, फटाफट कर लेंगे। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल में 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड हो तो ऑप्टिकल शो करेगा। फिर जो PTEN2Cl2 वाला है ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो करता है।
तो ये बेटा इसके बेस्ट एग्जांपल क्वेश्चन है, फटाफट इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर जाइए। ठीक है बेटा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खूब अच्छे से कल एग्जाम दीजिए। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।